हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद जॉन की क्लासेस में। स्टूडेंट, क्लास 12 के लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो टॉपिक था वो आपका है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चैप्टर चल रहा था। इसमें हम लोग पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब बात आई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप निकाल सकते हो तो तभी निकाल सकते हो जब आपके पास एक सरफेस एरिया हो और इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती हो, तब तो आप निकाल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है कि मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना दूं, आप सीधे चार्ज दे दो कि चलो मुझे 1 कूलम चार्ज दे रहा हूं आपको, इसकी वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा बता दो। तो क्या सर पागल वगल हो क्या? 1 कूलम चार्ज दे दिया, फ्लक्स पूछ रहे हो? फ्लक्स कैसे पता करेंगे इससे? क्योंकि फ्लक्स हम पढ़े कि क्या होता है। फ्लक्स ये होता है ना कि किसी भी सरफेस से लिंक्ड परपेंडिकुलरली गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को उससे हम लिंक फ्लक्स बोलते हैं। कौन सी बात करें? चार्ज दे दो कर रहे हो फ्लक्स निकालने के लिए। जी हाँ, निकाल सकते हैं। इसके लिए बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट, जिनको मैं सबसे दिल से मानता हूँ, साइंटिस्ट क्रिश्चियन गॉस। क्रिश्चियन गॉस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो इनिशियली स्टेट बच्चे से जब वो थे, जब मतलब स्टूडेंट स्टेट में थे, तब उनकी माइंड बहुत ही शार्प थी। आप उनसे कितनी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करा लीजिए, चुटकी में कर देते हैं। उनकी मैथमेटिक्स टू गुड यार, इतना स्ट्रांग था कि आज उन्हीं की बेसिस पे फिजिक्स में इतना काफ़ी डेवलपमेंट हो पाया। क्योंकि जानते हो फिजिक्स बिना मैथ के नहीं चलती। तो उन्होंने अपने मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लोगों को मतलब भौचक्के में डाल देते थे। मतलब कोई बात अगर कहना रहता था तो अगर सब लोग लॉन्ग कट होके आते थे तब बता पाते थे उस बात को, तो गॉस क्या करता था, उसी बात को शॉर्टकट में बता देता था। और वो शॉर्टकट सिर्फ गॉस ही जानता था। उसका मतलब सिर्फ गॉस ही निकाल सकता था। मतलब कि वो अपनी प्रॉपर्टी बना देता कोई चीज़। इतने ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे गॉस। आप उनके स्टेटमेंट को अगर सुनोगे तो कहोगे क्या बोल रहे हो, पागल होगे क्या, ये क्या स्टेटमेंट है? लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसी है बॉस कि उस स्टेटमेंट से बड़े क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होते हैं। तुम बताओ, अगर मैं तुमको क्या दूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, सीधे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देते तो निकाल लोगे, तो सब कोई कर लेगा, काउंट करने सबको आता है। बट मैं चार्ज दूंगा तो चार्ज कर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे, डिस्टेंस देना पड़ेगा, सब कुछ ना नाटक करना पड़ेगा, तब तो तुम जाके निकाल दोगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, एरिया दूँ आपको, चार्ज दूँ, डिस्टेंस भी दूँ, इतना सारा तुमको दूँ, जिंदगी भर दूँ ही, तब तो निकालोगे फ्लक्स। अगर सिर्फ एक सिंपल चार्ज दे दिया है और उससे पूछा कितना फ्लक्स बनेगा, बताओ कितनी अमेजिंग बात है। बट कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट गॉस। तो गॉस ने अपने थ्योरी में बताया कि आप किसी चार्ज की वजह से फ्लक्स कैसे पता कर सकते हो। वो एग्जैक्टली परफेक्ट आता है, एकदम डिट्टो, 100%, नो डाउट। तो आज हम सीखेंगे फ्रेंड्स या स्टूडेंट कि कैसे हम किसी चार्ज की वजह से फ्लक्स पता कर सकते हैं। उस फ्लक्स को पता करने के लिए कि साइंटिस्ट ने क्या रूल दिया है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। यही है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गॉस थ्योरम इज अमेजिंग, टू अमेजिंग। स्टेटमेंट छोटा सा, काम बहुत बड़ा, यानी कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, देखिए कोई गॉस बोलता है, कोई गॉस बोलता है, अपना अपना सबका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन करने में सबका गलती हो जाता है या सबका सही रहता है, क्योंकि एक के रिस्पेक्ट में सही तो अगले के रिस्पेक्ट में गलत। ओके, नो मैटर, उसमें हमारा टॉपिक नहीं है, नॉन ऑफ माई बिजनेस। गॉस थ्योरम क्या कहता है? ये थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास कोई चार्ज है और उस चार्ज की वजह से आप फ्लक्स देखना चाहते हो, तो आपको उस चार्ज को उठा के कोई ऐसे सरफेस के अंदर रखना होगा जो सरफेस क्या हो, क्लोज हो। अगर कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है तो ही आप फ्लक्स का काउंटिंग कर सकते हो। और ये थ्योरी थी गॉस की। तो क्या था, चलिए बताते थे कि द फ्लक्स पासिंग through any closed surface due to presence of charge on closed 3D
surface always equal to the 1 upon epsilon naught times of charge present on it। कह रहा था फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी मेरे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है। क्या है? एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। कह रहा है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर क्या रखा गया? चार्ज रखा गया। क्या रखा गया? कोई मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू रखा गया, ठीक है। कह रहा है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, अब कैसे पास करेगा? तो बता रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा ऑन क्लोज सरफेस, यानी इस क्लोज के अंदर क्या होगा? इस क्लोज सरफेस के अंदर होगा चार्ज कोई। अभी चार्ज हो गया, मान लो एक चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्ज रख लो। तुम चार्ज का एक सिस्टम रख सकते हो, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, जितना मन करे उतना रख लो यार, कोई दिक्कत नहीं। बस चार्ज होना चाहिए इसके अंदर, बस ये बात करता है, चार्ज होना चाहिए। कह रहा द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स जो पास करेगा वो फ्लक्स क्या होगा? वो फ्लक्स होगा उस चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। मैं समझो ध्यान से। कह रहा था फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला, इसको बोलते हैं फ्लक्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यानी कि हम चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो चार्ज की वजह से किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि कोई चार्ज है जो किसी क्लोज सरफेस में रखा हुआ है, उसका तुम मल्टीप्लाई करोगे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। अब 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भूल गया क्या? कूलम्ब्स लॉ में आया था फ्री स्पेस। क्या होता है उसकी वैल्यू? 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि अगर आप मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? फाई इसको हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला, कितना छोटा सा फॉर्मूला। मतलब कहने का ये है, मतलब कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज में से जो फ्लक्स बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो किसके इक्वल आएगा? तो ये फ्लक्स जो बन रहा है उस चार्ज की वजह से वो इसके इक्वल होगा कि चार्ज का मल्टीप्लाई तुम किससे कर दो? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट से कर दो। यानी कि the ratio of charge present on the closed surface and permittivity of free space is equals to the flux passing through any closed surface। इसको वैसे बोल सकते हो, बट इस स्टेटमेंट में हम चेंज नहीं करते। कुछ बुक में ऐसे लिख देता है या फिर कोई लोग ऐसे लिखवा देते टीचर्स लोग, वो गलत है। किसी भी के भी थ्योरम को हम चेंज नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कितनी बेतुकी बातें हैं, कितनी अजीब सी बात कर रहा है कि फ्लक्स जो पास करे Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तुम इसे कहाँ समझ रहे हो? इसलिए नहीं समझ रहे हो क्योंकि तुम्हारी नॉलेज बहुत कम है। According to view of physics, your knowledge is very less than. Then you can't understand about what is the phi is equals to Q by epsilon naught। ये कैसे ला दिया? अपने मन का है क्या? जी नहीं, इसका प्रूफ कराएंगे जो एग्जाम में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बेतुका बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कह रहा था फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स जो पास करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्ज की प्रेजेंस में ऑन क्लोज सरफेस, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर से ऑलवेज, यानी वो हमेशा इक्वल होता है, ऑलवेज इक्वल टू दी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। यानी कि चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के होता है इक्वल, कर दिए इक्वल। ये हो गया फ्लक्स का। अब ये कैसे आया? Q इज इक्वल टू Q, सॉरी यानी कि फाई इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आया? हाउ इज दिस पॉसिबल? चलिए दिखाते कैसे आता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको यही स्टेटमेंट लिखना है, अपने मन से बना के नहीं लिखना है। थ्योरी को भाई अपने मन से बनाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये उनका स्टेटमेंट है। तो अब जिसका स्टेटमेंट है तो वही रहेगा भाई, उस स्टेटमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब मेरी प्रॉपर्टी मान लीजिए कुछ है तो मेरी प्रॉपर्टी होगी,
उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते कि मतलब मेरा घर है तो तुम आओ कल से कोई और बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं इसका डिजाइनिंग ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, कर सकते हो क्या? है किसी का औकात कि किसी घर किसी के नाम रजिस्टर है तो कोई अगला पर्सन भी जाके उसके घर गए, नहीं नहीं इसको तोड़ो, ये तुम मंदिर को यहाँ शिफ्ट करो, अपने अलमारी क्यों लगा, हटाओ हटाओ पीछे करो, कर सकते हो? नहीं नहीं तुम दरवाजे को पीछे डालो, इसको इस दीवार को तोड़ दो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है। तो गॉस की ये प्रॉपर्टी है, यानी कि गॉस ने इस स्टेटमेंट को दिया है। गॉस का स्टैंडर्ड यही थ्योरी ही था। अब इसमें आप सजावट नहीं कर सकते कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट एंड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे लिख देते हैं। इट्स रॉन्ग। मैथमेटिकली इट इज ट्रू बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट इज रॉन्ग। ठीक है, आप यही स्टेटमेंट लिखोगे और ये फॉर्मूला वहाँ पे लिखोगे। बट ये कैसे आया इसका प्रूफ करेंगे अब। चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो जाए स्क्रीनशॉट, ये गजब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए प्रूफ यानी कैसे आखिर में आया है प्रूफ दे दें कैसे आया। आइए, इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स चाहिए, मैं इसके लिए थोड़ा सा इंक डाल देता हूँ क्योंकि बीच में अगर ये परेशान कर दे मुझे तो ये पसंद नहीं है। आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि गॉस थ्योरम में ऐसा कैसे आ गया। यानी कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कैसे आ गया। आइए, सबसे पहले गॉस के लिए क्या होना चाहिए, गॉस की थ्योरी लगाने के लिए जो सरफेस आप लेंगे कैसा होगा, क्लोज होगा। ओपन सरफेस में कभी गॉस थ्योरम नहीं लगेगा, ओपन सरफेस के लिए 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 गॉस थ्योरम नहीं लगेगा। अगर गॉस थ्योरम लगाना है तो क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, गॉस क्लोज के लिए। अच्छा, मान लो ओपन के लिए कहीं पूछ दिया तो उसको हम क्लोज करते हैं। अब क्लोज करने के लिए एक सरफेस आता है उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पहले हम प्रूफ कर लें गॉस थ्योरम को। चलिए प्रूफ करते हैं। कैसे फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट किस बेस पे कह दी गॉस। यार बंदा बहुत कमाल का था। आओ चलो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, इसका दो प्रूफ है। एक प्रूफ बहुत लंबा चौड़ा है और एक प्रूफ शॉर्टकट है। और ये अच्छा एनसीईआरटी ने दिया है। मैं एनसीईआरटी वाला कराऊंगा, लंबा चौड़ा पुरानी बुक वाला नहीं कराऊंगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्फीयर है, ये कोई क्या है, एक स्फीयर है, कोई 3D स्फीयर है। ठीक है, मान लो एक 3D स्फीयर है। इस 3D स्फीयर के किसी सेंटर पे यहाँ पे कोई चार्ज मान लो क्यू रखा है। ठीक है, कोई चार्ज क्या रखा हुआ है, क्यू। इस चार्ज क्यू से, ध्यान दो, इस चार्ज क्यू से डिस्टेंस आर पे मैंने एक पॉइंट पी ले लिया है। क्या लिया है, इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट मैंने पी ले लिया है। इस पॉइंट पी पे मैं पता करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। याद करो फॉर्मूला, ई क्या होता था, ई इक्वल टू ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता था, ई इक्वल टू होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस कितना आर है, तो आर का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगा। क्या आर आया, कवरिंग है पूरा, हाँ जी कवरिंग है, इतना कर लेना है। अब इसके आगे क्या करना है, देखिए पहले आप इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लोगे। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी है जी। अब प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा कि अंदर होगा, ये प्लस चार्ज है ना। डायरेक्शन बताओ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, देख लो मैं वेक्टर लगाया हूँ तो मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, डायरेक्शन भी बताओ। तो डायरेक्शन क्या होगा इस पॉइंट से, ये रहा अवे, बाहर की ओर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये रहा इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ई वेक्टर। ठीक है जी। अब चलिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट के अराउंड मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट के अराउंड एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ, ये छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ। इस छोटे से एलिमेंट, ध्यान दीजिए, इस छोटे से एलिमेंट का जो एरिया है वो क्या है, डी ए है। क्या है, डी ए। ध्यान दीजिएगा हमेशा, मैं आपको कल बताया था
अगर आपको एरिया लेना रहता है, अगर मान लो देखो भाई आपके पास एक लेंथ है, समझो डी ए क्यों ले रहा हूँ मैं, मान लो मेरे पास एक लेंथ है इतना बड़ा, अगर मैं क्या करूं, इस इतने बड़े वायर का लेंथ मान लो एल है, कितना है, एल है, कितना है, एल है। अगर मैं इसका एक छोटा सा एलिमेंट लूं, क्या लूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, एक छोटा सा एलिमेंट, तो छोटे से एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, लगा देंगे उसके सामने डी और एल। डी लगाने मतलब क्या होता है, ये बहुत ही छोटा है, और एल मतलब क्या होता है, इसका वाला हम ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि अब डी एल एल कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे, यानी इतने बड़े लंबे वायर पे अगर मैं छोटा सा एक पार्ट लेता हूँ तो उस छोटे से पार्ट का नाम क्या रखोगे, तो छोटे का पार्ट रहेगा, लंबा पार्ट तुम्हारा एल है, बट उसके अगर तुम डी लगा दो तो ये बताया जाएगा कि इस एल लंबाई पे यानी एस एल लेंथ पे छोटा सा पार्ट क्या है, डी एल है। मान लो मेरे पास कोई डिस्टेंस चलना, मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है और डिस्टेंस कितना एक्स है, कितना है, एक्स है। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लेता हूँ, क्या लेता हूँ, छोटा सा पार्ट, यानी मैंने एक्स लेंथ पे छोटा सा पाथ अगर मैं चला हूँ तो उसको दिखाने के लिए क्या लोगे तुम, वहाँ तुमको बताना पड़ेगा इस छोटा से पाथ को दिखाओगे डी एक्स से। आप कहोगे डी एक्स कहाँ ले रहे हैं भैया, डी फॉर वेरी 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 स्मॉल। अब डी क्यों लेते हैं, डी मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अगर एक्स का तुम डिफरेंशिएशन करते हो इतने छोटे से के लिए तो आपको डी लगाना पड़ता है। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, एक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप देख लीजिए, क्लास 11th वाले में बनाऊंगा, ठीक है। बस मान लो इतना ही, कहीं अगर डी लिखा हो, डी उसका मतलब क्या होता है कि कोई बड़े से चीज़ का छोटा सा लेना। मान लो अगर मुझे इतना बड़ा मैं एरिया लेता हूँ, ध्यान दो, कल वाला मैं पार्ट लूँ, इसका एक कंप्लीट देखो, इस कंप्लीट का एरिया कितना होगा, कंप्लीट का लेंथ एंड ब्रेड्थ तुम निकालोगे पूरा, इस पूरे का तुम्हारा एरिया आएगा ए, क्या आएगा ए। लेकिन मैं इस पर अगर छोटा सा अगर पार्ट में ले लूँ, ध्यान दो, अगर छोटा सा इस पर पार्ट ले लूँ मैं, इसका क्या लिखोगे, डी ए। क्यों लिखोगे डी ए भैया, इसलिए लिखोगे डी ए क्योंकि ये छोटा सा पार्ट में ए का लिया हूँ। किसी भी दुनिया में मेरा एक, तो मान लो मैं कंप्लीट हूँ, तो मेरा अगर तुम छोटा सा पार्ट लेना चाहोगे तो मेरा मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, आगे लगा दोगे डी, तो डी इंटू, आई थिंक समझ लोगे। इंक है, इंक अगर तुम छोटा एलिमेंट लेना चाहते हो तो आगे लगा दो डी, उसके पीछे लगा दो इस एलिमेंट इंक को, तो हो जाएगा उसका छोटा पार्ट। छोटे से बड़े जा सकते हो, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है। अगर डी एल है ना, ध्यान दो, अगर डी एल का लिखा है ऐसे डी एल, इसका तुम इंटीग्रेशन कर दोगे तो बन जाएगा एल, यानी कि डी हट जाएगा। ऐसे लिखा डी एक्स, इसका तुम इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन जाएगा, पूरा एक्स। वैसे लिखा डी ए का तुम क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा ए। डी स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल एलिमेंट, वेरी स्मॉल थिंग, बहुत ही छोटे चीज के लिए ए लिखते हैं, ओके, ठीक है, ध्यान समझो। तो वैसे ही तुम्हारा फुटबॉल होगा भाई, उसका बड़ा सा एरिया है, उस फुटबॉल, समझिए फुटबॉल ही है, ठीक है, फुटबॉल, क्योंकि स्फीयर जो होता है वो क्या होता है, इस फुटबॉल ही जैसा होता है, ये फुटबॉल ही स्फीयर है। तो फुटबॉल का पूरा एरिया ए है, उसमें छोटा सा पार्ट कंसीडर किया हूं, वो छोटा सा पार्ट क्या है तुम्हारा, डी ए है, क्या है, डी ए, ये तुम्हारा है मान लो डी ए। अब मान लो तुम्हारा इतना एरिया हो गया, छोटा सा एरिया डी ए। याद रखना, मैं तुमको कल बताया था, अगर कोई भी एरिया रहता है तो उसके साथ एक वेक्टर जुड़ा रहता है, याद करो। मान लो कॉपी कहाँ गया कल वाला, अच्छा क्या लूँ यार, चलो मैं ही हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये मेरा एरिया है पूरा, ठीक है, तो मेरा वेक्टर क्या रहेगा, ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, नहीं रहेगा। तो मान लो इतना मेरा एरिया है, इस एरिया से रिलेटेड क्या रहेगा कि मेरा एरिया वेक्टर, अगर मुझे घुमाऊंगे जैसे जैसे वैसे मेरा एरिया वेक्टर रहेगा। एरिया वेक्टर मेरा डायरेक्शन बता रहा, अगर मैं तुम्हारे सामने हूँ तो एरिया वेक्टर तुम्हारे सामने आएगा परपेंडिकुलर, मैं अगर ऐसे हूँ तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। एरिया वेक्टर क्या बताता है, एरिया वेक्टर डायरेक्शन बताता है। अब देखो एरिया वेक्टर अंदर है तो मेरा डायरेक्शन क्या है, मैं उधर मुड़ा हूँ, तो हर एक एरिया के साथ एक वेक्टर जुड़ा था, उसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो छोटा सा एरिया डी ए है, इसके साथ भी एक वेक्टर जुड़ा होगा, इसको बोलते हैं डी ए वेक्टर। और वो डी ए वेक्टर क्या होगा, इसके एरिया की हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो तुम्हारा एरिया ऐसे लिया गया, उसके परपेंडिकुलर और डी ए वेक्टर, तो डी ए एरिया हो गया, लेकिन इसका वेक्टर क्या होगा, जस्ट परपेंडिकुलर, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से एकदम परपेंडिकुलर बाहर क्यों निकलेगा, वो क्या होगा, डी ए वेक्टर। समझे क्या, आया समझे, अच्छा जी। अगर मुझे बड़ा सा सरफेस रहा था, उसके लिए अगर फ्लक्स निकालना रहा था तो मैं क्या करता, फाई ई इक्वल टू ई कॉस थीटा लिखता। ध्यान दो, अगर मुझे बड़ा सा अगर सरफेस दिया रहा था तो उसके लिए फ्लक्स आया था, फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला आया था फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, यही तो आया था भाई, यही था। बट ध्यान दो, मुझे फ्लक्स इस बार क्या निकालना पड़ेगा, छोटे के लिए, क्योंकि मेरे पास एरिया भी क्या है, छोटा है।
तो एरिया मेरे पास क्या है, छोटा, तो उसके लगा दो डी ए। तो फ्लक्स भी हमारा क्या छोटा मिलेगा, तो उसके लगा दो डी फाई ई। क्या लगाओगे, डी फाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तुम्हारा डी नहीं होगा, ठीक है। अब बताए थीटा क्या है इस यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है और एरिया भी वेक्टर भी ऐसे जा रहा है साथ साथ। एंगल कितना बन रहा है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा भाई। अगर ऐसे रहता तो 90 बन जाता, लेकिन एक ही साथ साथ जा रहे हैं। जब एक ही साथ साथ जा रहे हैं तो कोई एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे थीटा कितना है तुम्हारा, 0 डिग्री। चलो वैल्यू रखो, डी फाई ई इक्वल टू ई। ई की वैल्यू तुम यहाँ इक्वेशन से रख सकते हो। ई की वैल्यू रख दो वहाँ से उठा के, उठाओ चिपका दो वहाँ पे। ई कितना तुम्हारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर का स्क्वायर इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है 0 डिग्री। कॉस से 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, डी फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करो वही बचेगा भाई। लेकिन तुम बताओ फ्लक्स मुझे जो पता करना है, क्या छोटे पार्ट से फ्लक्स पता होगा, क्या तुम छोटे पार्ट के लिए फ्लक्स पता करना चाहते हो, लो पता हो गया। लेकिन पूरे फुटबॉल का क्या हुआ, पूरे स्फीयर का क्या हुआ। तो अगर पूरे पार्ट के लिए तुमको अगर पता करना रहता है तो हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसा होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर तुमको बस ऐसे लगा देना है, गोला थोड़ा सा ऐसे राउंड, ये बताता है क्लोज के लिए। अगर तुमको डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे, एक्स आता है, डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे, वाई आता है, डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, एल आएगा, तो डी फाई ई का इंटीग्रेशन करोगे क्या बन जाएगा, फाई ई बन जाएगा। यानी कि कंप्लीट सरफेस के लिए फ्लक्स आ गया। हमेशा कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल जाती है। 1/4 पाई, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है, बाहर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। चार्ज जो रखे हो चार्ज तो ही रहेगा, डिस्टेंस सब कुछ हो ही रहेगा, इसलिए पूरी वैल्यू ही बाहर आ जाएगी, क्यू बाई आर स्क्वायर। तुम अब फिर अंदर क्या बचा, डी ए। अब कहोगे डी ए कांस्टेंट नहीं है, जी कांस्टेंट नहीं है डी ए। अब तुम पूरा इसे फैला दो ना, इसको पूरा फैला दो, पूरे बढ़ता जाएगा, धीरे 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 पूरा कवर कर लेगा ये। मतलब कि छोटा सा ना समझो जहर, क्या है, जहर है। थोड़ा सा भी पिए हो इतना है, लेकिन जहर का असर बढ़ेगा पूरे बॉडी में, वो यहाँ तक पूरा बॉडी में फैल जाएगा जहर का असर, मर जाओगे। तो वही अब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ए। अब तुम जो बात करते हैं व्हाट इज द ए, ए इज द एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर। अब ये तुमको लर्न करना पड़ेगा कि स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा, मतलब कि ये छोटा सा एलिमेंट पूरे स्फीयर को कवर कर लेगा। तो पूरे स्फीयर का जब एरिया हम निकालेंगे सब, तो स्फीयर का एरिया कितना होता है, तो स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर उसका रेडियस आर हो तो एक वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर का स्क्वायर। अब देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा कितना 1/एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई क्या आ गया, फाई इक्वल आ गया क्यू बाई क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट। आगे कर दो क्यू बाई एप्सिलॉन 0। क्या पूरा कवरेज हो रहा है, एक बार मैं देख लो। हाँ खबर है, खबर, ठीक है, ठीक ठीक। यानी कि आपका क्या फ्लक्स आ गया, फ्लक्स आ गया फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0, दैट इज प्रूफ। यह है गॉस थ्योरम का प्रूफ। यानी गॉस ने जो स्टैंडर्ड वैल्यू बोली थी कि किसी भी सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। वो कैसे बोल दिया था, वो अपने मन से नहीं बोला था, उसने ऐसे बोला, क्या देख के बोला, मंत्र जादू टोना बोला था, जी नहीं, उसने ऐसे बोला क्योंकि उसके पास मैथमेटिक्स था, मैथ के अकॉर्डिंग उसने बोला। उसने मैथ पढ़ा हुआ था, मैथ पढ़ के लोगों को सिर्फ गुमराह करता था, लोगों को डिस्टर्ब करता था। तो आप ये पूरा वैल्यू लीजिए, देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा उसको उठा दिया हूँ। उसको मैथ आता था तो वो कोई चीज़ को सीधे सीधे नहीं बोलता था, लोगों को गुमराह करता था। मतलब बहुत अच्छा उसको लगता, मज़ा मिलता था ना, क्योंकि जब किसी के पास नॉलेज होता है तो लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। सही बात है भाई, क्यों ना करे, करना अच्छा चीज़, अच्छी बात है। तो ये है तुम्हारा गॉस थ्योरम का प्रूफ। ये मस्ट बी प्रिपेयर है, तुमको ये प्रिपेयर होना चाहिए। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का प्रूफ इम्पॉर्टेंट है। क्या है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं।
और एज वेल कंपटीशन में भी आते रहते हैं। तो गॉस थ्योरम का प्रूफ हमेशा पता रहना चाहिए। ये आपका थ्योरम का प्रूफ हो गया। चलो एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ। मान लो तुम्हारे पास एक स्फीयर है, उस स्फीयर का रेडियस r है, तुमने क्यू चार्ज लिया है, उसी रेडियस के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पी लिया है, उस पॉइंट पी पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते क्या होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0, चार्ज कितना क्यू है, डिस्टेंस कितना r है, तार का स्क्वायर। अब तुमको फ्लक्स पता करना है, इसके लिए तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जी पता है, एरिया चाहिए, नहीं पता है। चलो इसके अकॉर्डिंग इसके लिए मैं थोड़ा सा इसके अराउंड एक एरिया मान लेता हूँ, वो एरिया क्या है, डी ए है। अब डी ए ही क्यों, ए भी तो ले सकता हूँ, ले सकते हो ले लो, बट यार कोई बड़ी चीज़ एक साथ मुझे नहीं पता चलती। फिजिक्स में इतनी बड़ी वैल्यू कितनी आसानी से नहीं पता किया जा सकता, इसे छोटे को पता करते हैं फिर इंटीग्रेट कर देते हैं मैथ का हेल्प लेके। इंटीग्रेशन मतलब कि छोटे 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 पार्ट को जोड़ना और एक बड़ा बना देना, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर दिए, अभी बता रहे हैं इंटीग्रेट करेंगे। तो छोटा सा एलिमेंट ले लिए डी ए का, अब डी ए ले लिए तो अब फ्लक्स भी छोटा सा बनेगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा होता है, बट छोटा सा एरिया है तो डी ए, अब छोटा सा फ्लक्स बनेगा डी फाई। अब रख दो वैल्यू डी फाई इक्वल्स टू 1 अब ई की वैल्यू तुम रख दो यहाँ से उठा के 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब डी ए कॉस थीटा लिख दो, डी ए कॉस थीटा। अब थीटा कितना है तुम देख लो, एरिया वेक्टर भी इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक ही ओर, तो थीटा एंगल ही नहीं बनेगा कोई, 0 डिग्री, 0 रख दो। कॉस 0 डिग्री होता है 1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होता है। कॉस 0 डिग्री में रख दिया 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। अब करोगे इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, dz का z, तो वैसे d फाई का क्या हो जाएगा फाई। ये सब बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू, मतलब कि जो कभी बदले ना। अगर कभी भी किसी चीज़ की वैल्यू बदले ना तो उसे इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। देखिए 1/4πε0 हमेशा फिक्स रहेगा, वैल्यू कांस्टेंट है, बाहर करते हैं। क्यों, जो चार्ज रखे हैं, मान लो 1 कूलम चार्ज रखे हैं का 5 कूलम हो जाएगा। मतलब कि तुम अपने घर में अपने किसी पॉकेट में जाके, यानी घर में अलमारी होती है और पॉकेट बोलते हैं, वहाँ तुम मान लो 5 रुपये रखे, क्या सुबह वहाँ 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जब तक कोई इसमें डाले ना। तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए, तुम एक आइसोलेटेड सिस्टम लियो, उसमें जो चार्ज लियो तो चार्ज भी नहीं बदलेगा। अब मान लो तुम अलमारी में पैसा रखे हो तो क्या वो कल उठ के तुम्हारे जेब में आ जाएगा अपने आप, यानी डिस्टेंस बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो ठीक उसी तरह वो डिस्टेंस यानी उसका रेडियस भी नहीं बदलेगा। यानी तुम जो बॉल लाए हो वो बॉल ऐसा जादुई बॉल नहीं होगा, मैजिकल बॉल कि अभी छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा होगा, यानी छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ऐसा होने वाला नहीं है। फिक्स शेप रहेगा उसका, फिक्स साइज रहेगा, फिक्स रेडियस रहेगा, तो डिस्टेंस भी फिक्स है। इसलिए सारे वैल्यू को कॉन्स्टेंट मानते हुए बाहर कर दिए। लेकिन एरिया जो तुम लियो ना, वो एरिया बदल सकता है। मतलब अभी तुम छोटा लियो और बढ़ सकता है, और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और मतलब पूरा एरिया कवर कर देगा पूरे तुम्हारे इस स्फीयर को। मतलब एरिया तुम बढ़ाओगे तो कभी एरिया तुम्हारा इतना ना, फिर इतना बढ़ जाएगा, फिर तुम्हारा इतना बढ़ जाएगा, फिर इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। यानी कि तुम्हारे इस छोटे छोटे जोड़ते 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 कंप्लीट तुम्हारा एक बन जाएगा एरिया, यानी पूरा एरिया कवर हो जाएगा। अब पूरा एरिया कवर हो रहा है तो तुम्हारे फुटबॉल का क्या है एरिया, तुम जानते हो फुटबॉल क्या होता है, स्फीयर होता है, स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तुम रख दो 4πr², 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, बचा क्या क्यू लिख दिए, 1/ε0 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, क्यू/ε0 आ गया। यानी कि आ गया गॉस का थ्योरम कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। यानी इस चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है जो स्फीयर के अंदर पड़ा रहेगा, यानी क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा रहेगा। गॉस थ्योरम का ये रहा प्रूफ। आप प्रूफ का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, 1-2 क्वेश्चन के बाद हम आपको बताएंगे कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। कुछ में गॉसियन सरफेस की बात किया था, गॉसियन सरफेस क्या होता है। माही देखो ध्यान दो, मान लो मेरे पास भाई एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के कुछ यहां पे कोई एक चार्ज रखा हो एकदम बीच में, ठीक है। कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। कटोरा देखो, कटोरा, कुछ कटोरा लाइक दिख रहा है। कह रहा है कि इस हेमिस्फीयर से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। तुम कहोगे अबे बेवकूफ तो नहीं नो, कहीं नहीं सकते। तुम तुरंत लगाओगे अरे चार्ज क्यों है तो फ्लक्स क्या होगा, फाई इसको हो जाएगा Q/ε0।
क्योंकि तुम्हें कुछ ध्यान नहीं है। गॉस का थ्योरम तुम तभी अप्लाई करना जब तुम्हारा सरफेस क्लोज हो। सरफेस क्लोज है ही नहीं, खुला हुआ ऊपर से, ढक्कन बंद नहीं, क्यों, खाना खराब हो जाएगा। इसलिए भाई इस कंडीशन में हम गॉस का थ्योरम जनरली नहीं लगा सकते। बट हमको भाई जिद है कि हम फ्लक्स निकाल के रहेंगे। तो गॉस ने आपका एक सॉल्यूशन निकाला है। अगर आपको जिद है फ्लक्स निकालने का तो इसे ढक दो, इसे क्लोज कर दो। इसे क्लोज कैसे करोगे तुम? तो तुम इसे क्लोज करोगे गॉसियन सरफेस से। किससे करोगे? गॉसियन सरफेस से। तो तुम इसके ही जैसा इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर बना दोगे। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दो, ये ऐसे से, ये यूं, कुछ समझे? यानी आपका एक हेमिस्फीयर क्या हो गया? आप ढक गया है। अब यानी कि ये तुम्हारा क्या है? सरफेस पूरा क्लोज है। अगर सरफेस पूरा क्लोज है तुम्हारा फ्लक्स क्या निकलेगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बट तो तुम सच्चाई जानते हो, सरफेस तो क्लोज है नहीं। फिर वापस अपनी जिंदगी में आ जाओ, जब तुम ढके नहीं थे तो तुम्हारा ये तो आधा ही तो ढका हुआ था। जब आधा ढका हुआ है तो आधा फ्लक्स पास करेगा। अगर रियलिटी में पूरा ढका हुआ रहता तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पूरा फ्लक्स पास करता, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो कंप्लीट फ्लक्स पास करता। बट ये तो ढका हुआ आधी है, मतलब कि रियलिटी में तो मेरे पास हाफ ही है, हाफ ही है। मेरे पास जिद थी कि मैं हाफ की ओर से निकालूं, तो गॉस ने बता दिया कि चलो एक ये इसके ऊपर ढकने के लिए तुम एक गॉसियन सरफेस ला दो। क्या ला दो? गॉसियन सरफेस। ये क्या है? इमेजिनरी है, रियलिटी में होगा नहीं। रियलिटी में इमेजिनरी है, क्या है? इमेजिनरी है, रियलिटी में होगा नहीं। तो आप बस एज्यूम कर लेना कि ये क्लोज है। क्या है? क्लोज है। यानी आप समझ लो कि ये क्लोज की तरह काम करेगा। बट रियलिटी क्या है? ये तो आधा है। तो कुछ नहीं करना, इसके सामने आपको क्या लगा देना? रियलिटी में फ्लक्स क्या पास करेगा? हाफ पास करेगा। कितना करेगा? हाफ